द गॉडफादर पार्ट 1 परिवार, शक्ति, वफादारी और अमेरिकी सपने के अंधेरे पक्ष की एक महाकाव्य कहानी है। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला द्वारा निर्देशित, ये फिल्म 1940 के दशक में सेट की गई है और शक्तिशाली कोर्लियोन अपराध परिवार का अनुसरण करती है, जिसका नेतृत्व कुलपति वीटो कोर्लियोन करते हैं। कहानी वीटो कोर्लियोन की बेटी कोनी की भव्य शादी से शुरू होती है। समारोहों के बीच वीटो, जिसे द गॉडफादर के रूप में जाना जाता है, व्यवसाय करने में व्यस्त है, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उसके पास एहसान के लिए आते हैं, जिसे वे वफादारी से चुकाते हैं। वीटो अपार शक्ति वाला व्यक्ति है, जिसका सम्मान और भय समान रूप से होता है। हालांकि वह सिद्धांतों का आदमी है, जो मानता है कि परिवार ही सब कुछ है और उसे हर कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। वीटो का सबसे छोटा बेटा माइकल कोर्लियोन, एक सम्मानित युद्ध नायक, अपनी प्रेमिका के एडम्स के साथ शादी में आता है। अपने भाइयों, सबसे बड़े भाई सन्नी और कमजोर इरादों वाले मझले भाई फ्रेडो के विपरीत, माइकल परिवार के आपराधिक साम्राज्य से दूर रहा है और एक ईमानदार जीवन जीना चाहता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वीटो कोर्लियोन की ताकत को तब चुनौती मिलती है जब सोलोजो नाम का एक ड्रग डीलर उसके पास नारकोटिक्स के व्यापार में उतरने का प्रस्ताव लेकर आता है। वीटो खतरों और राजनेताओं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ अपरिहार्य संघर्ष को देखते हुए मना कर देता है। प्रतिद्वंद्वी परिवार द्वारा समर्थित सोलोजो वीटो पर हमले का आदेश देकर जवाब देता है। हालांकि वीटो हत्या के प्रयास में बच जाता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु के करीब का अनुभव कोर्लियोन परिवार को अंदर तक हिला देता है। इसके बाद सन्नी परिवार की जिम्मेदारी संभालता है और माइकल, जो एक बार इस व्यवसाय से बाहर रहने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, धीरे धीरे उस हिंसक दुनिया में खींचा जाता है जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा था। जब सोलोजो अस्पताल में वीटो को फिर से मारने की कोशिश करता है, तो माइकल अपने पिता को बचाता है, जिससे उसके परिवर्तन के पहले लक्षण दिखाई देते हैं। यह महसूस करते हुए कि परिवार खतरे में है, माइकल सोलोजो और भ्रष्ट पुलिस कप्तान मैक्लुस्की से बदला लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है, जो उसकी रक्षा कर रहा है। एक तनावपूर्ण और महत्वपूर्ण दृश्य में माइकल उनसे एक रेस्तरां में मिलता है और अपनी पिछली अनिच्छा के बावजूद वह उन दोनों की निर्मम हत्या कर देता है। ये कार्य माइकल के पारिवारिक व्यवसाय में अपरिवर्तनीय पतन को चिन्हित करता है और एक क्रूर नेता में उसके परिवर्तन के लिए मंच तैयार करता है। हत्याओं के बाद माइकल को तब तक छिपने के लिए सिजली भेज दिया जाता है जब तक कि चीजें शांत न हो जाएं। सिजली में वह अपोलोनिया नामक एक स्थानीय महिला से प्यार करता है और उससे शादी करता है। हालांकि त्रासदी तब होती है जब अपोलोनिया माइकल के लिए बनाए गए कार बम में मारा जाता है, जिससे उसका संकल्प और गहरा हो जाता है और उसका दिल कठोर हो जाता है। अमेरिका में वापस कोर्लियोन परिवार प्रतिद्वंद्वी परिवारों के साथ खूनी युद्ध में उलझा हुआ है। परिवार के कार्यवाहक मुखिया सन्नी पर घात लगाकर हमला किया जाता है और गोलियों की बौछार में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यह विनाशकारी क्षति वीटो को, जो अपनी चोटों से उबर चुका है, परिवारों के बीच शांति का आह्वान करने के लिए मजबूर करती है। वह एक बैठक की व्यवस्था करता है और रक्तपात को रोकने के लिए ड्रग व्यापार के लिए सहमत होता है, भले ही वह जानता है कि यह अंततः और अधिक हिंसा को जन्म देगा। फिर वीटो अपना ध्यान माइकल की ओर मोड़ता है, जो सिजली से लौटता है और के से शादी करता है, उसे परिवार में लाता है। वीटो जानता है कि माइकल अब परिवार का नेतृत्व करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति है, लेकिन वह अपने बेटे की आत्मा के लिए डरता है। मरने से पहले वीटो माइकल को चेतावनी देता है कि जो कोई भी प्रतिद्वंद्वी परिवारों से सौदे के लिए उसके पास आता है, वह देशद्रोही है। वीटो की मृत्यु के बाद माइकल एक ठंडे, गणनात्मक दक्षता के साथ परिवार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह परिवार के संचालन को लास वेगास में स्थानांतरित करने की योजना बनाता है, ताकि उन्हें न्यूयॉर्क की गंदी सड़कों से दूर रखा जा सके। लेकिन पहले माइकल को सभी पारिवारिक व्यवसाय निपटाने होंगे। एक खौफनाक दृश्य में माइकल अपने भतीजे के बपतिस्मा के दौरान प्रतिद्वंद्वी परिवारों के सभी प्रमुखों की हत्या की योजना बनाता है। जब वह चर्च में गॉडफादर के रूप में खड़ा होता है, तो शैतान को पूरी तरह से त्याग देता है। उसके दुश्मनों को क्रूर निष्पादन की एक श्रृंखला में व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया जाता है। खून का ये बपतिस्मा माइकल के नए गॉडफादर में परिवर्तन को पुख्ता करता है। आखिरी झटका तब लगता है जब माइकल अपने साले कार्लो से भिड़ता है, जो सन्नी की मौत में शामिल था। माइकल उसे मार डालता है और इसके साथ ही वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से मजबूत कर लेता है। फिल्म के अंतिम क्षणों में माइकल किससे झूठ बोलता है, उसे बताता है कि वह कार्लो की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसा कि देखती है, माइकल के कार्यालय का दरवाजा उसके चेहरे पर बंद हो जाता है,
जो उसकी अंधेरी दुनिया से उसके बहिष्कार का प्रतीक है। माइकल एक बार निर्दोष कोर्लियोन परिवार का भयभीत और अलग थलग नेता बन जाता है। वह उस जीवन को पूरी तरह से अपना लेता है जिसमें वह कभी शामिल नहीं होना चाहता था। यह एक उत्सव और दुख का दिन था, मृत्यु के भूत से घिरा एक बपतिस्मा। माइकल कोर्लेओने ने गॉडफादर के रूप में खड़ा था, उसकी आंखें एक ठंडे दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी जो समारोह के शांत मुखौटे को धोखा देती थी। जैसे ही पुजारी ने शिशु पर पवित्र जल छिड़का, माइकल का दिमाग दौड़ रहा था, अपने दुश्मनों का अंत करने की साजिश रच रहा था। बाहर दुनिया को होने वाली नरसंहार की जानकारी नहीं थी। हत्यारों की एक टीम उनके चेहरे छाया में छिपे हुए थे, अपने संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस क्षण पुजारी ने बपतिस्मा के अंतिम शब्द उच्चारण किए, उन्होंने हमला किया। कारें रुक गईं, बंदूकें गरज उठीं और शरीर गिर पड़े। न्यूयॉर्क की एक बार शांतिपूर्ण सड़कें एक खूनी युद्ध के मैदान में बदल गईं।